जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, ये सफ़र हरियाणा के फतेहपुर की एक पुरानी हवेली से शुरू हुआ था और आज 172 देशों में फैले करोड़ों अरबों डॉलर के कारोबार में बदल चुका है। वो कारोबार जो दुनिया भर के सैकड़ों करोड़ लोगों को जोड़ता है और उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा परिवार बनाता है। ये वो यादगार लम्हे हैं जो एसएल ग्रुप और एसएल परिवार के लिए बेहद ख़ास हैं और ये लम्हे हम एक कविता के रूप में आज आपके साथ बांटना चाहते हैं। ये परिवार बुलंदियों पर कैसे पहुंचा, ये कविता उसके बारे में है और इस कविता के लिए आवाज़ भी एक बहुत ही बुलंद आवाज़ है। नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, जब आप कविता सुनेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। चरय वेति चलना ही तेरी नियति। चरय वेति चलना ही तेरी नियति। चल चला चल चल कि लक्ष्य तेरा दूर है हौसला चलने का तो फिर क्यों खड़ा मजबूर है। नियति का खेल है विभाजन, तेरा क्या कसूर है। चल बांध काल का चक्र पैरों में, पकड़ अब रफ्तार नई। चरय वेति चलना ही तेरी नियति। सुन धड़कने बदलते वक्त की, कर कोई तू कोशिश नहीं। आसान नहीं दिलों को जीतना, आजमा ले अब तू राह नई। जमाना रोकेगा तुझे तेरे लक्ष्य से, रुकना नहीं एक पल भी कभी। बिकाऊ नहीं है इस मुल्क की शान, तू कर दे ये ऐलान अभी। चरय वेति चलना ही तेरी नियति। है जिस गणतंत्र का तू हासिल, स्तंभ उसके तू मजबूत कर। देश के उज्जवल भविष्य का अपने हाथों से निर्माण कर। विज्ञान के अनुसंधान पर हर पल रहे तेरी नजर। कर दे पूरी तू दुनिया की हर आकांक्षाएं नई। चरय वेति चलना ही तेरी नियति। है बुला रहा राष्ट्र तेरा, इसकी तू पुकार सुन। मानवता के कल्याण हेतु सार्थक सी कोई राह चुन। प्रगति की राह प्रशस्त कर, छेड़ दे खुशियों की धुन। नई नस्ल है तैयार तेरी, लेके एक उम्मीद नई। चरय वेति चलना ही तेरी नियति। चरय वेति चलना ही तेरी नियति। नब्बे वर्ष के इस विशाल वृक्ष की जो शाखाएं हैं, वो शाखाएं आज हमारे बीच हैं। ये शाखाएं 4 पीढ़ियों में फैली हुई हैं। इन शाखाओं ने ही इस वृक्ष को इतना मजबूत बनाकर रखा है और एक सूत्र में पिरो कर रखा है। और ये शाखाएं इस पूरे 90 वर्ष की यात्रा की गवाह रही हैं। एसएल परिवार की तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी पीढ़ियां इस वक्त हमारे साथ हैं और आज आपको जोरदार तालियों के साथ इस टीम का स्वागत करना चाहिए। एसएल ग्रुप की जेन एक्स और जेन वाई, जिसने जनरेशन जी को लीड किया, वो अब आपके सामने आएगी। ये युवाओं की शक्ति और बुजुर्गों के अनुभव का अनोखा संगम है। सबसे पहले 6ठी पीढ़ी से मिलिए। सबसे छोटी पीढ़ी है। इस पीढ़ी में परंपरा, धरोहर और संस्कारों की शक्ति है। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि ये पीढ़ी पावर्ड बाय एसएल फैमिली है। खुशकिस्मत हैं ये बच्चे जिन्होंने इस परिवार में और इस माहौल में जन्म लिया है और अब ये बच्चे भविष्य की लीडरशिप के लिए तैयार हो रहे हैं। और अब 5वीं पीढ़ी से आपका परिचय कराते हैं।
मिलिए पांचवी पीढ़ी से। वो पीढ़ी जिसने एसएल ग्रुप की परंपराओं को समझा और फिर उन्हीं परंपराओं को मजबूती से आगे बढ़ाया। आमतौर पर कोई भी व्यापार पीढ़ी दर पीढ़ी उसी रफ्तार से बढ़ता नहीं है, लेकिन एसएल ग्रुप की पांचवी पीढ़ी ने अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और विरासत में जो चुनौतियां और जिम्मेदारियां उन्हें मिली उन्हें मजबूती से आगे बढ़ाया, और इसी वजह से आज एसएल ग्रुप बुलंदियों पर है। और अब आपका परिचय कराएंगे चौथी पीढ़ी से। मिलिए एसएल परिवार की चौथी पीढ़ी से। ये वो पीढ़ी है जिसने आज के एसएल ग्रुप की नींव रखी, अपनी मेहनत से उसे सींचा, व्यवसाय के पुराने पड़ चुके मानकों को अपनी बुद्धि और परिश्रम से तोड़ा, व्यवसाय के नए नियम बनाए और इस देश को, इस दुनिया को नए प्रोडक्ट्स ही नहीं बल्कि नई कैटेगरीज दी और मार्केट लीडर्स बने। और अब स्वागत कीजिए तीसरी पीढ़ी का। स्वागत कीजिए श्री नंद किशोर गोयनका जी का। श्री नंद किशोर गोयनका जी पिता हैं, सच्चे मार्गदर्शक हैं, और एक सच्चे मार्गदर्शक की तरह इन पीढ़ियों को उन्होंने संरक्षण दिया, संस्कार दिए और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, जिसकी वजह से आज एसएल ग्रुप इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच पाया। और गोयनका जी को उनके 4 पुत्र और 3 पुत्रियां इस वक्त आपके सामने लेकर मंच पर हैं। मुझे लगता है इससे खूबसूरत, इससे सुंदर पारिवारिक लम्हा कोई हो नहीं सकता। और जैसा मैं आपसे कह रहा था कि आज की शाम संस्कारों के नाम है, परिवारों के नाम है, परिवार में कितनी शक्ति होती है, उससे देश का परिचय कराने के लिए ये शाम है। अब मैं एसएल परिवार के सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत शानदार शाम है जब आपका परिचय एसएल परिवार से हुआ है। और इससे पहले जो कविता के जरिए हमने आपको एक यात्रा दिखाई, उसमें आपने देखा होगा कि इस परिवार ने नए प्रोडक्ट्स नहीं लॉन्च किए, नई कैटेगरीज लॉन्च की। आपने देखा देश का पहला प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविजन लॉन्च किया, देश का पहली मीडिया कंपनी लॉन्च की जो कि विदेशों में गई, पहला प्राइवेटली ओन्ड न्यूज़ चैनल लॉन्च किया, सिटी केबल लॉन्च किया, डिश टीवी लॉन्च किया, उसके बाद आपको याद होगा आईसीएल लॉन्च किया जो कि 2020 क्रिकेट में भारत का पहला अनुभव था। जितनी चीज़ें इस परिवार ने की हैं वो एक, आप कह सकते हैं कि एक जो विजनरी फैमिली है, जो आगे से 10 साल या 20 साल के भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, ऐसा नेतृत्व इस परिवार ने इस देश को दिया है, इस कंपनी को दिया है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि आज आपके लिए एक 360 डिग्री व्यू का हमने इंतज़ाम किया है इस स्टेडियम में। जब आप चारों तरफ जो भी तस्वीर यहाँ दिखाई जाएगी, जो भी फिल्म यहाँ दिखाई जाएगी, आप उसे अपने चारों ओर देख पाएंगे। सराउंड साउंड के ज़रिए ध्वनि आप तक पहुँचेगी और 360 डिग्री व्यू आपको मिलेगा। अब मैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा से आग्रह करूंगा कि वो आदरणीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मंच पर लेकर आएं। इसके साथ ही मैं श्री लक्ष्मी नारायण गोयल जी से गुजारिश करूंगा कि वो माननीय राष्ट्रपति जी का स्वागत करें। मैं श्री जवाहर गोयल जी से आग्रह करूंगा कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंच पर स्वागत करें। जैसा हम बात कर रहे थे
आज की शाम परिवार और परंपराओं के नाम है। आज से एसएल परिवार एक नए पुरस्कार की घोषणा कर रहा है। एसएल परिवार की तरह इस देश में और भी कई ऐसे परिवार होंगे जो पिछली 4 या 5 या उससे भी अधिक पीढ़ियों से अपने पारिवारिक व्यवसाय में होंगे और उनका पारिवारिक व्यवसाय भी एसएल ग्रुप की ही तरह लगातार बढ़ रहा होगा, फल फूल रहा होगा। ऐसे परिवारों को प्रोत्साहन देने के लिए इस साल से हम जी फैमिली बिजनेस लेगेसी अवार्ड्स की शुरुआत कर रहे हैं और इस बार के अवार्ड्स के विजेता इस वक्त हमारे बीच हैं और मैं आग्रह करूंगा माननीय राष्ट्रपति जी से कि वो उन विजेताओं को पुरस्कार दें। सबसे पहले बुलाना चाहूंगा डॉक्टर आनंद सी बर्मन, चेयरमैन डाबर इंडिया लिमिटेड। श्री पीयूष ओछवलाल, चेयरमैन वाघ बकरी टी ग्रुप। श्री मुर्तजा खुराकीवाला, मैनेजिंग डायरेक्टर वॉक हार्ट लिमिटेड। आपने अक्सर सुना होगा हमारे जितने भी उपग्रह होते हैं यानी जो सैटेलाइट्स होते हैं उन्हें PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाता है। PSLV के बारे में अक्सर आप पढ़ते रहते हैं, जब भी इसरो की सफलता की कोई कहानी आती है तो PSLV उसमें ज़रूर होता है। ठीक इसी तरह एसएल ग्रुप में भी हमारा खुद का एक लॉन्च व्हीकल है और उस लॉन्च व्हीकल का नाम है डॉक्टर सुभाष चंद्रा, जिन्हें हम DSC भी कहते हैं। वैसे PSLV की तर्ज पर आप उन्हें DSLV भी कह सकते हैं। जिस तरह PSLV किसी उपग्रह को अंतरिक्ष में पहुंचाता है, ठीक उसी तरह DSC ने भी एसएल ग्रुप को कामयाबी की एक नई ऑर्बिट में पहुंचाया है। एसएल ग्रुप आज जहां है उनके पीछे उन्हीं का विजन है, उन्हीं का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। अब मैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा को आमंत्रित करता हूं। वैसे तो वो टेलीविज़न पर हर हफ्ते DSC शो करते हैं जहां वो युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें सफलता के फॉर्मूले बताते हैं, लेकिन आज मैं चाहूँगा वो अपनी सफलताओं के बारे में तो बताएं ही, और क्योंकि वो अपनी असफलताओं के बारे में भी बताने से कभी हिचकते नहीं, तो आज वो उनके बारे में भी हमारे साथ शेयर करें। मंच पर आसीन भारत के आदरणीय राष्ट्रपति जी, यशस्वी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी, मेरे पूज्य पिताजी, आज यहाँ उपस्थित भारत सरकार के सभी मान्यगण, मंत्रीगण, मेरे साथी सांसदगण, अलग अलग राज्यों से आए हुए राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री जी, भारत एवं राज्य सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, उद्योग जगत के मेरे मार्गदर्शक साथियों, कला, साहित्य, संस्कृति क्षेत्र से उपस्थित सभी महानुभाव, मीडिया जगत के मेरे प्रिय साथियों, हमारे ग्रुप के 90 वर्ष के उत्सव में पूर्ण होने पर आए सभी धर्माचार्यों को मेरा और मेरे परिवार की ओर से सादर प्रणाम, चरण वंदना। एसएल ग्रुप को बढ़ाने में जो लगे सभी एसएलाइट्स, मेरे परिवार के बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों एवं अगली पीढ़ी के युवकों, आप सभी को अभिनंदन, प्रणाम एवं शुभेच्छा। आज मुझे इस बात का आभास है कि महामहिम राष्ट्रपति की कितनी व्यस्तताएं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने आज हमको आशीर्वाद देने के लिए आना स्वीकार किया। इस सब के लिए हम अभिनंदन करते हैं, आपका अभिवादन करते हैं। मैंने 1980 से लेकर अब तक लगभग देश के सभी प्रधानमंत्रियों से किसी न किसी कारणवश संपर्क में आया और रहा, परंतु आपके कार्यभार संभालने से पहले दिल्ली में यदि किसी 5 सितारा होटल में आप बैठें और 1 घंटा में यदि आपको 20 लोग मिलें
तो उसमें से हर चौथा पांचवा व्यक्ति ये कहता था पहले कि मैं प्रधानमंत्री जी से आधा घंटा मिल के आया हूँ या उनसे अभी बात करके आया हूँ। इस प्रकार का माहौल इस दिल्ली शहर में था। लेकिन विचित्र बात आज ये है कि आज हर दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं मोदी जी के संपर्क में हूँ। मुझे नहीं पता कि सच्चाई क्या है। कोई मंत्र कभी आपसे सीखने को मिलेगा तो कुछ सीखेंगे, कैसे इतने बड़े लोगों को आप कैसे संपर्क में रख सकते हैं या रख रहे हैं। लेकिन मुझ जैसे व्यक्ति को कभी कभी मन में आशंका और ये होती है कि मैं आपको फ़ोन भी ना करूं, क्योंकि जो व्यक्ति 14 से 16 घंटे काम करता हो और केवल देश की और समाज की हित की बात करता हो और एक सेवक की तरह से लगा हो, तो मुझे लगता है कि क्यों हम उनके 2-3 मिनट भी फ़ोन पर लें। पर आज आपने एसएल समूह एवं मेरे परिवार के कार्यक्रम में आए और जब मैंने आपसे रिक्वेस्ट की तो आपने बहुत प्यार से इसे स्वीकार किया और इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं और साथ में देशवासियों से प्रार्थना मांगता हूं कि मैंने उनका समय छीना। आज बात भले ही मैं आपसे कर रहा हूं, लेकिन इसके पीछे आवाज़ हमारे साथ काम करने वाले 40,000 एसएलाइट्स की है। 172 देशों में फैले हमारे 120 करोड़ दर्शक और भारत में अलग अलग सेवाओं हमारे ग्रुप से लेने वाले 5 करोड़ ग्राहक और B2B सेगमेंट में सैकड़ों क्लाइंट संस्थान, 6.5 लाख शेयर होल्डर और देश विदेश के सब शुभचिंतकों की आवाज़ है। पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी ने अपने प्रवचन में हमको आशीर्वाद दिया, उसके लिए उनका मैं बहुत आभारी हूँ। और स्मृति जी ने भी जो हमको अच्छे वचन, अच्छे बात हमारे लिए किए, उनका भी मैं आभारी हूँ। बहुत बार बहुत लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि हम तो सोचते थे कि एसएल ग्रुप 30 या 40 वर्ष पुराना ही केवल है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो हो सकता है कि व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और जब मेरी पीढ़ी ने इस की बागडोर संभाली, इस संस्था की कमान संभाली, तब हम आर्थिक दृष्टि से बहुत धरातल पर थे, पर सबके आशीर्वाद से हम आज सामाजिक एवं व्यावसायिक दृष्टि से इस ऊंचाइयों पर पहुँचे हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज उसमें हमारी मेहनत के अलावा यहाँ पर सभी आप जो उपस्थित साथी हैं और कई लोग नहीं आ सके हैं, उन्होंने भी हमारा बहुत सहयोग दिया। मैं और मेरा परिवार आपका हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं। इस समय में जब आपसे बात कर रहा हूँ, आपने देखा कि हमारी 5वीं पीढ़ी इस काम को संभाल रही है और जो मेरी 4थी पीढ़ी जिसने काम किया हमसे ज़्यादा अच्छी तरीके से और ज़्यादा और उसमें गति लाते हुए आगे बढ़ा रही है। और मुझे विश्वास है कि अगली 6ठी पीढ़ी भी यदि हम ठीक से उनको संस्कार देकर तैयार कर सके तो वो निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाएगी। और जो उतार चढ़ाव हमने अपने लाइफ में लगभग 5 बार देखे, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको वो ना देखने को मिले और यदि उनको मिले भी तो बिना घबराए उससे कुछ न कुछ सीख लेते हुए आगे बढ़ते रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना। इस देश में हम लोगों ने बहुत से प्रोजेक्ट एज ए पायनियर पहली बार किए और उनको सफल बनाया। तो उसके पीछे मेरे दादा स्वर्गीय जगन्नाथ जी गोयनका की जो सीख थी, एक तो ये कि मुश्किलों से नहीं डरना और दूसरा कि अपने वचन और ईमानदारी पर कायम रहना, ये बहुत बड़े कारण रहे। इस वजह से हम 9 में से 6 प्रोजेक्ट्स को कामयाब कर चुके। जी मीडिया तो केवल उसमें से 6 में से 1 है। आपने देखा आज हमारी
90 वर्ष की यात्रा अच्छी भी थी, चुनौतियों से भरी हुई भी थी, पर मैं आपको आज कहना चाहता हूं, माननीय राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी और आप सबको, कि पिछले कुछ वर्षों से हमने जो भी नए काम शुरू किए हैं उनमें सब में प्रॉफिट तो होना चाहिए, ये भावना तो है, लेकिन साथ में देश और समाज के हित भी इसमें समाहित रहे, इसका ध्यान सभी परिकल्पनाओं में हमने रखा है। चाहे वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में भाग लेना हो, चाहे पावर सेक्टर में लास्ट माइल में वितरण के जो चैलेंजेस हैं, हमने उन चैलेंजेस को भी चैलेंज करने में कभी घबराहट नहीं महसूस की। सरकार पूरी तरह से पावर सेक्टर में ईमानदारी से प्रयासरत है, पर फिर भी जो ज़मीनी स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक चेतना इसमें जो जागृत नहीं है उसको करने की आवश्यकता है। इसी का कारण है कि आज भी ज़मीनी स्तर पर बिजली की चोरी रोकने पर अभी भी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं बनी है। इस दिशा में हमने कुछ शहरों में काम किया है और आज मुझे खुशी है यहाँ आप सबको ये कहते हुए कि बिहार जैसे प्रांत में एक मुजफ्फरपुर शहर में जहाँ 38% डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होते थे, उसको हम सिंगल डिजिट के करीब लाते हुए 24 घंटे वहाँ बिजली दे रहे हैं। और उस शहर के आसपास के 1200 गांवों में जो 70% लॉस होता था उसको अभी 30% पर ला सके हैं और सेवाओं में बेहतरी भी कर सके हैं। बिजली वितरण के इस उपक्रम को हमारे को आशा है कि अगले 10 वर्षों में हम कम से कम 50 शहरों में और इन 50 शहरों के आसपास लगभग 20 से 25 हज़ार गाँव में इसे ले जाएंगे ताकि उपभोक्ता को अच्छी सेवा मिले और लॉसेस में कटौती हो। आने वाले समय में हम सबको विदित है कि पानी एक बड़ी समस्या बनने वाला है, देश में नहीं पूरे विश्व में। इसको हमने एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में हम 18 से 24 महीनों में ना कि 24 घंटे पानी दे सकेंगे, पर बिना किसी कंज्यूमर को ऊपर बर्डन डाले दे सकेंगे। पर आज अभी एक ही और दूसरा शहर है जहां नागपुर, जहां नितिन जी गडकरी ने अपनी मेहनत से, सतत प्रयास से ये संभव कर पाए हैं। और अगर पानी का हमारा ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ तो मुझे विश्वास है कि देश के और भी शहर अपने यहाँ ऐसी योजना को कारगर साबित कर सकेंगे। चौथा विषय, हमारे देश में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ था। पिछले 10-12 वर्षों में उसको कई कंपनियों ने प्रयास किया कि उसको उसकी एनर्जी में कन्वर्ट करें या किसी और में करें, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। और मुझे ये आज बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हमने वेस्ट टू एनर्जी का एक उद्यम बड़ा सफल किया। वहाँ पर कोई भी प्रदूषण फैलाए बिना, और यदि आप उस प्लांट में जाएंगे, जैसे यहाँ बैठ के हमें जिस तरह की स्मेल आ रही है, खुशबू या जैसी भी आ रही है, वो वहाँ आप महसूस करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वच्छ भारत की जो सपना है, जो कल्पना है, उसको आगे बढ़ाते हुए हम अभी फ़िलहाल जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 20 शहरों में हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से करार कर चुके हैं, एग्रीमेंट कर चुके हैं और वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, हमारा ये क्रम स्वच्छ भारत अभियान के सपनों में एक कारगर माइलस्टोन के रूप में स्थापित होगा, ऐसा मेरा मानना है। चौथा कार्य हमने और मेरे भाई लक्ष्मी ने हाथ में लिया है कि किस प्रकार से हम गरीबों को कम दाम में घर शेल्टर दिला सकें। उसका नाम हमने 2015 में अभी एक स्कीम लॉन्च की, आशा 2022।
आशा के माने अफोर्डेबल शेल्टर एंड हाउसेस फॉर ऑल। हालांकि इसमें हमें अभी इतनी सफलता तो नहीं मिली है, क्योंकि जो गरीब आदमी उस घर में जाना चाहता है उसके पास ही रोजगार ज़रूरी है, आवश्यकता है। हम इस काम में लगे हैं, जल्द ही हमारी टीम इसमें कुछ न कुछ हल निकालेगी ताकि उसको घर और रोजगार वहाँ साथ साथ मिल सके। ऐसी हमारा सपना है। अभी मैं परम आदरणीय राष्ट्रपति जी एवं देश के प्रधानमंत्री एवं आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में हम हमारे 90 वर्ष पूरे होने पर क्या कुछ करने जा रहे हैं उसके बारे में संक्षिप्त में चर्चा करूंगा। एक पहला जो हमारा कार्य है उसकी ये भी देखें। रोज नई धूप है, रोज नई छाँव है। हम ही पूरा घर है, हम ही पूरा गांव है। हम हैं हिम्मत की मिट्टी से हमारे आंगन पटे हैं। तुसी ओथे असी एथी मोर्चे पे डटे हैं। हम हैं कभी मुन्नी की बेस्ट फ्रेंड, कभी अम्मा की दवा है। तम तिरंगा हो लहराता हुआ, हम हवा हैं, हम हैं सुकून है। हम सूखे में बरसात हैं। हर कीमत पर, हर हालात में हम तैनात हैं। हम हैं हर सांस में दम है, तूफान से ना कम है। हर सांस में दम है, तूफान से ना कम है। हर सांस में दम है, तूफान से ना कम है। हर सांस में दम है, हम हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा आर्मी बिहाइंड आर्मी। जब हमारा जवान सीमाओं पर लड़ता है या देश के अंदर आतंकवादियों से जूझता है, तो ये महिलाएं घर में बैठकर उस जवान के माता पिता से लेकर उसकी सेवा करने से लेकर जाने क्या क्या चीज़ों से जूझती है, फिर भी मुस्कुराते हुए जब वो साल की छुट्टी पर आता है तो उसको स्वागत करती है। इसलिए हमारी संस्था ने महिलाओं को, जो आर्मी की महिलाएं हैं, देश में कुछ ऐसा वातावरण बनाएंगे, लोगों को प्रेरणा करेंगे अपने मीडिया के माध्यम से कि जिस तरह से वो जवान का आदर करते हैं उस तरह उन महिलाओं का भी थोड़ा आदर करना सीखें। इस प्रकार का प्रचार और प्रसार हम अपने मीडिया के माध्यम से करेंगे। अभी तक मैंने जो बातें की, इसके बाद ये छठा विषय इस प्रकार का है कि इस सरकार के 3 साल के कार्यकाल में आपने बहुत से जन कल्याण के कार्य और उनकी योजनाएं लोगों में बनाई, पहुंचाने का प्रयास कर रही है सरकार। इससे पहले भी बहुत सी योजनाएं थी, लेकिन आपकी जो सोच कि इन योजनाओं का लाभ, आप बार बार अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इन योजनाओं का लाभ जब तक अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक हम कैसे पहुंचाएं, इस पर काम करना है। इसके लिए मैं और मेरा परिवार आपकी सरकार को और आपको बहुत साधुवाद देते हैं, और आपने इस दिशा में क्योंकि काफ़ी कदम उठाए हैं। आइए एक हम ऑडियो विजुअल इसके विषय में भी 1 मिनट का देखते हैं। अगर 70 साल बाद भी हमारे अधिकारों से अनजान हैं हम, तो आजाद नहीं हैं हम। 70 साल बाद भी अगर हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा की सहूलत नहीं हो, तो आजाद नहीं हैं हम। 70 साल बाद भी अगर अपने कर्तव्य पालन से अनजान हैं हम, तो आजाद नहीं हैं हम। 70 साल बाद अगर आज भी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं हम, तो आजाद नहीं हैं हम।
लेकिन अब वक्त आ गया है इस अज्ञानता को पीछे छोड़ने का, कर्तव्य निभाने का, अधिकारों से परिचित होने का, पूर्ण स्वराज पाने का, क्योंकि पूर्ण स्वराज हक है हमारा। अगर आप में है कर्तव्य निभाने की ऊर्जा, हक पाने की चाह, तो सारथी बनेगा आपका मार्गदर्शक और दिखाएगा सही राह। सारथी एक जन सशक्तिकरण अभियान, जी मीडिया की पहल। अपने कर्तव्य और अधिकार जानने एवं पाने के लिए 72 780 72 784 पर मिस्ड कॉल कीजिए। हम आपके सारथी बनेंगे। इस अंत्योदय की इस आपकी चाह में हमने भी एक पायलट के रूप में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 विषयों पर काम करने का एक पायलट आरंभ किया था। एक था कि राइट टू एजुकेशन, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूल के मालिक कहिए या प्रिंसिपल कहिए, वो गरीब बच्चों को जल्दी से एडमिशन नहीं देते हैं। जब बच्चा जाता है तो उसको वो कह देते हैं कि हमारा कोटा पूरा हो गया है। एक तो वो विषय, और दूसरा अल्टरनेट लाइवलीहुड, उन लोगों को जो स्कूल से निकल चुके, पूरी शिक्षा नहीं कर पाए, उनको कैसे दें। दोनों विषय को लेकर हमने एक प्रयास पायलट के रूप में आरंभ किया, और इस पायलट की सफलता से जो हमें मिली है, उस 2 विषय से लेकर के हम 5 विषय पर ले जाना चाहते हैं। तीसरा है हेल्थ, चौथा वुमेन एम्पावरमेंट, और 5वां सोशल जस्टिस। इन 5 को लेकर हम पहले तो इन 2 ही राज्यों में पूरा करेंगे। और सारथी जो एक आप देख रहे हैं, एक याचक और जो उसका हल करने वाला है, उन दोनों के बीच की कड़ी बनने का प्रयास कर रहा है। हमारे यहाँ जब कोई चैलेंज सीकर, इनको हम बोलते हैं, जिसको समस्या का अपना समाधान चाहिए, तो सीकर और सॉल्यूशन प्रोवाइडर, देश में हमारे बहुत सी समाज सेवी संस्थाएं हैं जो कि हमारे साथ जुड़ी हैं इस काम में। तो जब वो व्यक्ति कॉल करता है तो हम दोनों को मिला देते हैं, और उसी के गांव या तालुका में वो सामाजिक सेवा संस्था काम करती हैं। तो इसको हम 4 चरणों में 2020 तक पूरे देशव्यापी इस योजना को कर पाएंगे। और अभी अगर आप 4-5 स्लाइड में इसको देखेंगे हम क्या करना चाह रहे हैं। ये एक पहला मौलिक प्रयास या पायनियरिंग एफर्ट हम लोग के इस देश में एक मीडिया कंपनी पहली बार कर रही है। मैं अभी चाहूँगा कि जी मीडिया की टीम, निताशा अग्रवाल, महराज और इरविन एक संस्था है जिनके राजीव और प्रभा, इन्होंने रातों दिन काम किया, वो यहाँ आए और माननीय प्रधानमंत्री जी से इस योजना का बटन दबाकर इसका विधिवत उद्घाटन कराएं और देश को समर्पित करें। हेलो सारथी, मेरे बच्चे को पास वाले स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, मुझे नौकरी चाहिए। हेलो सारथी, मैं ग्रेजुएट हूँ लेकिन कहीं पे भी नौकरी नहीं मिल रही है। हेलो सारथी, मुझे स्किल ट्रेनिंग चाहिए। नमस्कार, हम सारथी से बोल रहे हैं। सारथी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जरूरतमंद लोगों को सही संस्थाओं से जोड़ने का काम करता है। जब तक आपको पूरी मदद नहीं मिल जाती, हम आपसे संपर्क बनाए रखेंगे। सारथी की कोशिश है कि देश के सभी लोगों तक पूर्ण स्वराज पहुंचे, और उसके लिए हम हर संभव मदद करते रहेंगे। धन्यवाद। सारथी एक जन सशक्तिकरण अभियान, जी मीडिया की पहल। धन्यवाद। आज हम वियोन नाम के एक टीवी स्टेशन की औपचारिक रूप से देश को समर्पित करेंगे।
यह टीवी स्टेशन पिछले 3 महीनों से अपना टेस्ट सिग्नल तो चालू करके रखे हुए था, फिर आप कहेंगे उफ ये एक और चैनल। तो दोस्तों, ये जो आज जितने चैनल हैं उनमें से एक नहीं है। इसके पीछे हमारी जो कल्पना मैंने 12-13 वर्ष पहले सोची थी कि क्यों ना भारत का एक ऐसा अपना माध्यम हो जो पूरे विश्व में होने वाली घटनाओं का भारत पर क्या असर है उसको चिंता में करके पूरे विश्व की न्यूज़ को यहाँ पे लाए, और हमारी जो बातें हैं वो पूरे देश के मेन स्ट्रीम लोगों तक। हमारे अपने लोग तो ठीक हैं, उनके पास तो और भी हमारे न्यूज़ के चैनल विदेशों में पहुँचते हैं, हमारा भी 170 देशों में है, लेकिन हम चाहते हैं कि अमेरिका में एक अमेरिकन व्यक्ति, यूरोप में एक यूरोपियन व्यक्ति इसको देखे और इसको भारत की एक सॉफ्ट पावर की जो योजना हम लोगों के अपने मन से हमने सोची है वो पहुंच सके। और वीओन यानी आप, एक तो मायना है कि वर्ल्ड इज़ वन न्यूज़, और दूसरा जिस प्रकार से हम उसका उच्चारण करते हैं, वी ओन, यू ओन, इंडिया ओन्स दिस नेटवर्क। और इस ऐसे कार्यक्रम को चलाने की जो योजना है ये कोई प्रॉफिट करने के लिए नहीं है, ये केवल अपने देश और समाज का सब लोगों के पास पहुंच सके इसके लिए एक योजना है। इसीलिए हमने प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर सबसे इसमें आहुति डालने की एक प्रार्थना की है। इसको मैं 1 मिनट में प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के सामने देश को समर्पित करना चाहूँगा। For years now, news is what the foreign networks brought to your drawing rooms. News that is buried in the noise of propaganda. That comes colored with the borders it belongs to. And so it was time that a global voice from India to take center stage. Presenting WION, World is One News. Because we truly believe that what affects the world affects us all. Londoners say they're concerned about the terror threat. This is a time when, call it Islamophobia or call it an extreme right-wing mood. Global icons chose us to go exclusive with their thoughts. This Hafiz Saeed issue is an issue in India, all right, not in United States. In Pakistan, we don't call him a terrorist. The Prime Minister of India did the right thing. It was in that spirit of his rightness. Bölgede Hindistan bizim dostumuz. Our relationship with India is different from our relationship with China. Friendship with India is quite special. We were there when Trump took charge of the United States. They get checked in, they get registered, they get their paper ballot, move to one of those polling stations there in the back, and cast their vote for who they want. Congratulated us. It's about us. On our victory. When Britain went through the tumult of Brexit. For economy, it's the best to stay. When the ISIS was getting decimated. Right now, we are exactly at the front line. This is fighting. WION is the first and only channel to report from Balochistan. Violence, bomb blasts and targeted assassinations have cut a bloody swathe through Pakistan. Hundreds of Shias are buried in this graveyard who were target killed in the city of Quetta and across Balochistan province. WION has been tracking consistently, sentencing one-time Indian naval officer and then private businessman Kulbhushan Jadhav to death. India has welcomed the International Court of Justice order asking Pakistan to put on hold the execution of Indian national Kulbhushan Jadhav. Oh my God! WION brought you ground reports from the Kashmir turmoil. I told you to turn around! Why did you turn around?
the Talibanization. हम क्या चाहते हैं आजाद? This is nonsense. That what I don't understand. How long will this continue? God does not change the condition of a people until they change what is inside themselves. WION brought you the French presidential elections from the ground. As France goes to the polls, WION gives you continuous coverage of the French presidential elections. And the entire planet joined hands for conservation. For a discussion of the challenges our planet faces and the opportunities that exist to save it during 24 hours of reality, The Road Forward, on WION, World is One News. Some finest international minds share their views on our shows. Every individual is equal to find his own truth. North Korea has the nuclear capability. WikiLeaks is always targeting the United States. Russian interference in U.S. elections. The second term of Mr. Obama was disastrous. WION, the go-to channel for the global voice of India. In Dhaka, WION, London. From Islamabad, from Erbil, Iraq. Because the world gets a voice when India talks. And India talks to the world through WION. Because what affects the world affects us all. WION, World is One News. धन्यवाद। ऐसे तो हमारा परिवार 90 वर्षों से और अधिक से ही समाज की देश के काम करता आया है। कुछ कामों की आपको जानकारी भी है। एकल इत्यादि कई चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हमारे बुज़ुर्ग चाहते हैं कि हम उसकी पब्लिसिटी ना भी करें, परंतु आज एक विशेष प्रकार की संस्था DSC फाउंडेशन के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस संस्था का क्या काम होगा और वो कैसे करेगी, इसको यदि संक्षिप्त में कहना चाहूँ तो ये कहूँगा कि ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, क्योंकि मंजिलों की फितरत है कि खुद चलकर नहीं आती। तो बस इस तरह से जो भी समस्या हमारे देश के नागरिकों के समाज के सामने पीछे अभी तक आती रही हैं या आगे आएंगी, उनको एक नई लकीर पे चलकर नया समाधान ढूंढना, और उस लकीर पर अगर लकीर पर चलेंगे तो एक का एक ही लाभ होगा, एक के सामने एक का ही लाभ मिलेगा, लेकिन इस नए रास्ते से हम 10 या 100 गुना लाभ ले सकें, इस DSC फाउंडेशन का काम उसको पहुंचाना होगा। और समाज में अपनी मुसीबतों से लड़ने की शक्ति लोगों में पैदा करनी होगी, कैपेसिटी बिल्ड करनी होगी, ये हम सबका मानना है। दोस्तों, हम सब ने आज तय किया कि अपनी संपत्ति का कुछ एक भाग हम चारों भाई प्रधानमंत्री जी के हाथों देकर इस DSC फाउंडेशन का एक फॉर्मल उद्घाटन करें। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारा परिवार 5000 करोड़ रुपए इस DSC फाउंडेशन को प्लेज करता है, और हमारे चारों भाई हम वो उनको समर्पित करेंगे। और ये संपत्ति की राशि DSC फाउंडेशन की जो पहली चीफ प्रोग्राम मैनेजर है उसको सौंपकर इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे और इसको कामयाब होने में इसका आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। श्वेता अपरमाया, तो साथियों यही था मेरा थोड़ा आज का लंबा भाषण हो गया, उसके लिए क्षमा, और आगे का कार्यक्रम सुधीर के हाथ। धन्यवाद। अब मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करूंगा कि वो हम सबको संबोधित करें।
मोदी जी ने पूरी दुनिया के सामने ये उदाहरण पेश किया है कि अगर कोई लक्ष्य साध लें और परिश्रम करें तो फिर वो अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी, 90 साल की इस यात्रा के केंद्र बिंदु परिवार के मुखिया श्रीमान नंद किशोर जी, डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी और सभी उपस्थित आदरणीय महानुभाव, आज का ये कार्यक्रम एसएल परिवार से संबंधित जरूर है, लेकिन अपने आप में एक भारतीय परंपरा की मिसाल भी है। हमारे देश की विशेषता रही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार अपनी संस्कारिता को लेकर के, अपने सामर्थ्य को लेकर के कुछ न कुछ जोड़ते चले जाना, विस्तार करते जाना और कुछ देते चले जाना। और हमारे देश में उस उज्जवल परंपरा को आज हम भली भांति अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं। विश्व के लिए बहुत बड़ा अजूबा है कि ऐसी भी कोई समाज रचना हो सकती है क्या। भारत की दुनिया को सबसे बड़ी जो देन है, सामाजिक जीवन की हमारी सबसे बड़ी देन है पारिवारिक व्यवस्था। आज भी दुनिया में आधुनिक से आधुनिक देशों में भी चुनाव में, मैनिफेस्टो में हम फैमिली वैल्यूज रिवाइव करेंगे, ये चुनाव के मैनिफेस्टो का एजेंडा रखा जाता है। हम भाग्यवान हैं कि हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी व्यवस्था विकसित की, परिवार एक ऐसी मजबूत इंस्टीट्यूशन हमें दी और जिसने खुद को तो ताकतवर बनाया, लेकिन समाज की ताकत की एक मजबूत कड़ी भी बनाया। 90 वर्ष की यात्रा आर्थिक विकास की यात्रा से ज्यादा जुड़ी हुई है और मैं इस परिवार से बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूं। नंद किशोर जी के आग्रह पर रोटी खाने उनके घर चले जाना सालों पहले, तब से मेरा नाता इस परिवार से रहा है। और मैं कह सकता हूं कि परिवार में जो लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, नया करने के लिए नए विचारों के स्वागत का जो स्वभाव है। अब वो एक जमाना है जब दाल और चावल बेचना, संकट में आए चावल में तो दाल पे चले गए, दाल से निकले तो कहीं और चले गए। हर संकट को अवसर में पलटने का प्रयास करना। और कोई सोच सकता है कि सॉइल से लेकर के सैटेलाइट तक अपने आप को विस्तार कर देना। आज भी आपने देखा होगा, उन्होंने अपनी पूरी ताकत, जो नया विजन दिया है, जिसको मैं कहूं तो एक सोशल एंटरप्रेन्योर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है। और ये बात बनिया ही समझ सकता है कि इसमें भी कमाई होती है। कभी हमारे पूर्वज थे, पानी का संकट होता तो परब बनाते थे। अब नई पीढ़ी है, पानी का संकट है तो उसका व्यापार भी बनाया जा सकता है। सरकार ने पानी को लेकर के पर ड्रॉप मोर क्रॉप मिशन मोड में काम लिया है। मुझे विश्वास है कि जिस काम में एसएल ग्रुप ने रुचि दिखाई है, वो उसमें जरूर सफलता पाएंगे। प्राकृतिक संसाधनों का संकट हम भली भांति देख रहे हैं और ऐसे समय उसको वैज्ञानिक तरीके से अगर हम एड्रेस करेंगे तो परमात्मा ने हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सब कुछ दिया है।
आवश्यकता है कि हम उसको भली भांति मैनेज करना सीखें, संवारना सीखें, सदुपयोग करना सीखें। वेस्ट अपने आप में एक वेल्थ है। जब तक हमने वेस्ट को वेस्ट माना, हमने अपनी अमानत खो दी। अब जागरूकता आई है वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करने की, और इसीलिए कूड़े कचरे से भी कंचन बनाया जा सकता है। और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का ये भी एक तकाजा है कि जब स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है तो उसमें बहुत बड़ी बिजनेस एलिमेंट भी बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ी मात्रा में युवा सोशल एंटरप्रेन्योर के रूप में वेस्ट से वेल्थ क्रिएट करने की दुनिया में आ रहे हैं। एसएल ग्रुप ने भी उस दिशा में नई योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, और मुझे विश्वास है उनके प्रयासों से समाज जीवन को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आज 2 नई योजनाओं का आरंभ हुआ है। एक है सारथी और दूसरा है डीएससी फाउंडेशन। दोनों में इस परिवार के संस्कारों की पहचान है। मैंने नंद किशोर जी को बहुत निकट से देखा है अमरोहा में। अग्रसेन संस्थान के लिए किस प्रकार से वो जुटे रहते थे। वहां अस्पताल बनाना हो, मेडिकल कॉलेज बनाना हो, वहां शिक्षा की व्यवस्थाएं करना हो, और उसी संस्कार के दर्शन इस सारथी में भी नजर आ रहे हैं, ये डीएससी फाउंडेशन में भी नजर आ रहे हैं। सारथी अपने आप में साथी भी है। हमारे देश में अधिकारों के लिए तो हमने बहुत कुछ किया है। हर किसी को अधिकारों के लिए जागरूक किया है, अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया है। अधिकार के नाम पर अच्छी अच्छी सरकारों को ऊपर नीचे करने के लिए बड़े बड़े रोल अदा किए गए हैं। लेकिन आजादी के बाद कर्तव्य भाव जितनी मात्रा में जगाना चाहिए था, उसमें हम कम पड़े। इस सारथी के माध्यम से अधिकारों की पूर्ति कैसे हो, कर्तव्य की अनुभूति कैसे हो, और कर्तव्य का दायित्व निभाने का प्रयास कैसा हो, उसका एक अच्छा सा जुड़ाव उसके अंदर नजर आ रहा है। मैं इस कल्पना के लिए आपको बधाई देता हूं, और मुझे विश्वास है कि समाज के उन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति में टेक्नोलॉजी के उपयोग से लोगों की सहायता करने का एक बहुत बड़ा काम इसके द्वारा होगा। आज परिवार ने अपनी कमाई में से करीब 5,000 करोड़ रुपए का फाउंडेशन चारों भाइयों ने सामाजिक काम के लिए देने का तय किया है, और तरीका बड़ा अच्छा है। ये दान दक्षिणा वाला नहीं है, लेकिन जो कुछ करना चाहता है, साहस करना चाहता है, स्टार्टअप की दुनिया में जाना चाहता है, स्वयं 4 लोगों को रोजगार देने के लिए कुछ सोच रहा है, अगर उसको आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता है तो उस फाउंडेशन से मिलेगी। और फाउंडेशन ये नहीं कहता है कि तुम मुझे पैसे वापस दो। फाउंडेशन ये कहता है कि तुम्हारी ये जिम्मेवारी होगी कि आज जो तुम पैसे ले जा रहे हो, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद कोई जरूरतमंद तुम्हें नजर आए तो ब्याज समेत जितनी रकम होती है किसी और के लिए काम लगा देना हमारे लिए अपने आप में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मैं समझता हूं एक ऐसी चेन खड़ी करेगा, एक ऐसी चेन बनाएगा जो रोजगार पैदा करने वाली एक पूरी नई पीढ़ी तैयार कर देगा। जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर का एक बहुत बड़ा सामाजिक एक रचना का दायरा बनेगा। और इस काम के लिए भी मैं सुभाष जी की कल्पना, उन चारों भाइयों को और नंद किशोर जी के आशीर्वाद को आज प्रणाम करता हूं, बधाई देता हूं। सुभाष जी ने हल्के फुल्के में एक शब्द प्रयोग किया, शायद लोगों ने रजिस्टर नहीं किया होगा, और मैंने देखा है कि सुभाष जी इस बात को
ज्यादा बोलते नहीं हैं, उन्होंने एकल विद्यालय की बात कही। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, लक्ष्मी जी तो काफी समय भी देते हैं उसमें। देश के दूर सुदूर क्षेत्रों में, खास करके आदिवासी बच्चों में, वन टीचर वन स्कूल, एकल विद्यालय 42,000 यूनिट चल रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान समय का भी इस परिवार की तरफ से मिलता है। और मैंने लक्ष्मी को तो बड़े आग्रह से कहा हुआ है कि 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, हमने 42,000 को 1 लाख तक पहुंचाना है। और वो लगातार मुझे बताते रहते हैं कि मैं इसमें लगा हूं, मैं करके रहूंगा। मैं भी आप सबसे आग्रह करूंगा, 2022 भारत की आजादी के 75 साल है। हम अभी से संकल्प करें, हम देश के लिए कुछ न कुछ आने वाले 5 साल के लिए संकल्प लेकर के शुरुआत करें। 2022 में जब आजादी के 75 साल मनाएंगे, तब हम भी इस देश को आगे ले जाने में कुछ न कुछ किया होगा, इस संतोष की अनुभूति करेंगे। मैं फिर एक बार एसएल परिवार को, नंद किशोर जी को और परिवार की सभी पीढ़ियों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। और अब मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी से आग्रह करूंगा कि वो हमें संबोधित करें और अपने विचार हमारे साथ बांटें। Good evening, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Dr. Subhash Chandra, Shri Ashok Goel, Swami Avadeshananda ji, Shri Nand Kishore Goel, distinguished guests, ladies and gentlemen. At the outset, I would like to congratulate the SL Group for its successful 90 years journey. And I appreciate the adjective young at 90. You should be young at 90, and you should continue your youth in energy, in vision, in looking at new dimensions of the job in which you are engaged in. When you had a modest beginning 90 years ago, situation both in India and world were just some sort of calmness before the storm began. Over these 90 years, you have witnessed how world has changed, perhaps with faster speed than past 900 years. Technology in all respects have brought out major changes in the lives of all persons, irrespective where, how, what situation they are living. Technology always has a disruptive impact, and a society akin to it, ready to accept the challenges, can succeed and effectively utilize the technology. I congratulate you, Mr. Goel, and all your colleagues for the visions you have for the next 90 years or even so more. And the new programs which you have launched are most appropriate. Truly, world is one today, and world is in one news. To conceptualize this idea and to implement it through your networking, which has a very wide spread, I understand a large number of countries, about 120 crore viewers, all over the world, and no doubt it will multiply more in the coming years.
And surely if you maintain the objectivity, which is essential in the media, news is one, views may be different, but truthfulness, accuracy of the news is expected. Views may differ, but not the facts. Today, to my mind, it is not very healthy development. To some extent, to be anti-establishment is the fashion of the day. But one need not think that simply being anti-establishment is making a positive contribution to the society. A lot of positive things are taking place in our day-to-day life. In my own experience of the last 5 years in Rashtrapati Bhavan, and when I started the annual Innovation Festival, I wondered how many young talents we could find out, recognize, and what practical solutions to the daily life problems they are bringing out in their surroundings, in their situations. These are the positivities in the society, which I feel media must take note of it. If any individual institution has the most tremendous impact on the life of individuals and society, both, is the media. And today's, the information technology revolution, which I first described as disruptive, but thanks, we have been able to, thanks to our ingenuity, our capacity to conceptualize and implement, we have withstood the disruption of the technological aspects, absorbed it and advanced it. The reach of you and other media today is encouraging. You have completed 90 years. Shortly, you will be reaching 100 years. My advance best wishes to all of you. But I would expect, and with that, I will end my observations. Remain young at 100 and remain young ever. Thank you, ladies and gentlemen. Jai Hind. वैसे तो कार्यक्रम के अंत में वोट ऑफ थैंक्स कहा जाता है, लेकिन मैं श्री नंद किशोर गोयनका जी से आग्रह करना चाहूँगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स नहीं बल्कि एक आशीर्वाद भाषण हम लोगों के लिए करें। परम आदरणीय श्री राष्ट्रपति जी महोदय, परम आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, आप लोगों का हमारे बीच में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, आपने मेरे परिवार के लिए आशीर्वचन दिए और शुभकामनाएं दी, इसलिए मैं आपको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी, आपने बहुत सी पुरानी बातों को याद किया तथा परिवार के बारे में जो बात कही, मेरे लिए ये एक भावनात्मक विषय रहा। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप देश को ऐसे ही नई दिशा देते रहें और राष्ट्र निर्माण करते रहें। पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी, मैं हृदय की गहराई से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप और आपके गुरुजी सदा ही हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं। आप सभी महानुभाव जो देश विदेश से
अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आए और मेरे परिवार के 90 वर्ष पूरे होने की खुशी में शामिल हुए। इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को आशीर्वाद देते हुए कहना चाहता हूँ कि भले वो कारोबार को खूब आगे बढ़ाएं, पर इसके साथ ही देश की सेवा में भी अग्रसर रहें। यह मेरी हार्दिक इच्छा है। और विशेष तौर पर मैं गौ माता की सेवा करने के लिए मेरे पिताजी से मैंने उनके वो सेवा सारी उम्र उन्होंने से गौ माता की सेवा की और मैंने भी मेरा अधिकांश समय उसी में लगाया। सो मैं मेरे परिवार से और आप सभी सज्जनों से, बहनों से, माताओं से ये प्रार्थना करता हूँ कि गौ सेवा से बड़ी और कोई सेवा नहीं। आप सब लोग मिलकर जहाँ भी जितनी भी आप गौ माता की सेवा कर सकें करें। इतनी बात कह करके मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बहुत दिनों के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी के दर्शन मुझे हुए, मैं उनका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान राष्ट्रपति जी भी यहाँ आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गोयनका जी। अब मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाएं। आदरणीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम सब लोग। आपने इस खास मौके के लिए इतना समय निकाला, आप हमारे बीच इतनी देर तक रहे। एसएल परिवार को, हम सबको आपने इतना प्रोत्साहन दिया, हमें नई ऊर्जा दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।